देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं और अजमल हम दोनों कलकत्ता में एक साथ पढ़ाई करते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद अजमल, जो ढाका के विक्रमपुर जिले का रहने वाला था, वापस अपने घर चला गया और मैंने कोलकाता में एक नौकरी ढूंढ ली। काफ़ी समय तक हम दोनों के बीच कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ। एक दिन अचानक मुझे उसका पत्र मिला। खोल कर देखा, वो मेरे पुराने मित्र अजमल का ही था। उसने अपने स्थिति के विषय में थोड़ा सा लिखा था और वो चाहता था कि मैं उसके पास जाकर कुछ दिनों के लिए अगर रहूं, क्योंकि वो मुझसे उसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातें करने को उत्सुक था। पत्र इतनी अच्छी तरीके से लिखा हुआ था, इतने प्यार से, कि मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये उसके मानसिकता से बिल्कुल ही अलग था। इसलिए मैंने अपने कामों को तेज़ी से ख़त्म कर उसके पास जाने की बात सोची। सारी व्यवस्था पूरी कर ली थी मैंने। काम के बोझ के चलते जाने में थोड़ी सी देर ज़रूर हो गई, लेकिन आखिर मैं कोलकाता से एक फास्ट ट्रेन लेकर ढाका जा पहुंचा। फिर बस से विक्रमपुर गांव के तिराहे पर उतरा और गांव की पगडंडी पर पैदल ही चल पड़ा। कोई 1 मील चलने पर मुझे एक चाय की रेहड़ी मिली और उससे एक चाय देने की बात बोल मुंह धोकर जब चारों ओर नज़र दौड़ाई तो दिल खुश हो गया। जिधर देखो उधर ही हरियाली, चारों ओर धान की उत्तम खेती, छोटे छोटे तालाबों में ढेरों मछलियाँ, लोग अपने कामों में व्यस्त और बेहद खुश। चाय पीकर दुकानदार को पैसे देते हुए अपने दोस्त के मकान का पता पूछने पर वो थोड़ा अकचका गया। मुझे बहुत ही अजीब तरीके से घूरने लगा। खैर, उसने मुझे जानकारी दी। मैं जब उसके घर पहुंचा तो देखा कि उसके पिता और भाई पुलिस वालों से घिरे खड़े होकर उन्हें कुछ समझा रहे हैं। किसी अनहोनी की आशंका से दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे दूर से देखते ही उसके पिता लगभग दौड़ते हुए पास आ गए और मुझसे लिपट गए। फिर जोरों से रोना शुरू कर दिया। पूछने पर मालूम हुआ मेरा दोस्त पिछले कुछ दिनों से लापता है। रात को अजमल के पिताजी से अजमल के पिछले दिनों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर कमरे में सोने चला गया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है, जैसे रो रहा है। एकाएक आंखें खुल गई। भोर होने को था। गांव का भोर का समय बहुत ही आकर्षक होता है। चारों तरफ बिखरा एक आभा, जैसे कि सोनाली आभा, पंछियों का चहचहाना, ठंडी हवाएं, खेतों पर जाते किसानों के बैलों की कलेव की बस्ती, वो घंटियां दिल को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। आंगन में बिछी उस खाट पर बैठा चाय पीता हुआ मैं फिर से उस सपने में जैसे खो सा गया जो मैंने सुबह में देखा था। सारे दिन गांव में बिना किसी खास मतलब के घूमता रहा। एक बार थाने के सामने से निकला तो थानेदार रिजवी से मुलाकात हो गई। उनसे मालूम हुआ अजमल अपने चाचा के साथ आड़त का काम करता था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर ऐसे अचानक गायब हो जाना उन्हें भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने बताया कि गांव का माहौल है, कुछ भी मुझे समझ में आए तो उन्हें सीधे बताऊं। जब मैं चाचा की आड़त की दुकान पर पहुंचा तो देखा चाचा गद्दी पर बैठे मुझे ही देख रहे थे। उनके पास बैठते ही मुझसे बोले, यहाँ तो कुछ मिलने से रहा, अपना समय बिगाड़ने से अच्छा है वापस लौट जाओ। गांव में लोग जल्दी सोने और जल्दी उठने के आदी होते हैं। रात का खाना खत्म कर हम लोग अपने कमरे में जाकर लेट गए। थोड़ी ही देर में दिन भर की थकावट के चलते आंखें बंद हो गई।
पर मुझे फिर एक बार वही रोने और सिसकने की आवाज़ आने लगी। महसूस हो रहा था कि वो आवाज़ मुझे पुकार कर कहीं आने को बोल रही है। रात के माहौल में अनजान गांव की जगहों पर जाने से मेरी हिम्मत थोड़ी घट रही थी। मैं उस आवाज़ से परेशान हो रहा था। फिर मैंने फैसला किया, उठा और कमरे के बाहर आया। आंगन पर बिछी चारपाई पर बैठते ही अजमल के पिता की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। नींद नहीं आ रही है? तो इस पर मैंने कहा, आप अगर जाग ही रहे हैं तो चलिए कहीं घूम कर आए। दोनों निकल गए। अजमल के पिता एक लकड़ी के सहारे चलते थे, जिसके नीचे की ओर लोहे का एक नुकीला हिस्सा था जो जमीन पर लकड़ी की पकड़ को मजबूत करता था। काफी देर तक हम दोनों चलते रहे। मैं उस आवाज़ को सुन रहा था, पर शायद किसी और को वो सुनाई नहीं दे रहे थे। चलते चलते हम जब गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो मुझे वो आवाज़ आनी बंद हो गई। हम दोनों पीपल की मेड़ पर बैठ गए। भोर का समय हो रहा था। सुनहरी आभा, चिड़ियों का पीपल का पेड़ पर चहचहाना, बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ फिजा को रूहानी बना रहे थे। मैं थकने का बहाना कर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि मुझे कुछ भी असामान्य सा महसूस हो रहा था। तभी मैंने गौर किया कि पेड़ के नीचे एक जगह दूसरी जगहों से कुछ ज़्यादा उखड़ी हुई सी है, मानो वहाँ कुछ दिन पहले ही खुदाई की गई हो। जैसे ही मैंने दोस्त के पिता को मन में आई अपनी बात बतलाई, वो एकाएक अपनी छड़ी से उस जगह को खोदने की चेष्टा करने लगे और फिर ऊपर की परत के नीचे सूखे पत्ते दिखते ही आसपास खेतों के काम करने वाले लोगों को आवाज़ दी और उस जगह को खोदने को कहा। साथ ही एक आदमी को थानेदार रिजवी को बुलाने भेजा। कोई 1 घंटे में लोगों ने 5 फुट जमीन के नीचे से अजमल की अनाज के बोरे में सड़ती लाश निकाल ली। पुलिस की मौजूदगी में उसके पायजामे के जेब में से एक पत्र मिला, जिसमें अजमल ने अपने चाचा को दुकान से सामान और पैसों की हेरा फेरी करते हुए पकड़ने की पूरी कहानी लिखी थी और फिर उनके हाथों अपने मौत की आशंका भी जताई थी। पुलिस ने तुरंत उसके चाचा और उनके 2 खास चेलों को गिरफ्तार कर लिया। अजमल के पिता मुझसे लिपटकर बहुत रोए और मुझे हर साल एक बार आने का वायदा लेकर मैं वहीं से निकल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बहुत पुरानी बात है। गांव में जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो जाति का ब्राह्मण था। उसके पास पुश्तैनी संपत्ति बहुत थी और खुद भी उसने खूब सारा पैसा कमा लिया था। इस वजह से वो अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता था। उसके 4 लड़के और 5 लड़कियां थी। उसके सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी, सिवाय सबसे छोटी लड़की विमला के। विमला का भी मंगनी हो रखा था और कुछ ही दिनों में उसका ब्याह होने वाला था। इसी बीच जयप्रकाश का अपने ही गांव के किशनलाल से झगड़ा हो गया। किशनलाल नीची जाति का था। ये उस जमाने की बात है जब समाज में जाति प्रथा जैसी कुरीति बहुत फैली हुई थी। झगड़े के कारण था भूमि विवाद। दरअसल जयप्रकाश ने किशनलाल की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया था और वो अब उसे अपनी ही जमीन बता रहा था। किशनलाल ने इसकी शिकायत गांव के पंचायत में भी की, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। सभी ने जयप्रकाश का ही साथ दिया और बेचारा किशनलाल रोता रहा। गांव की पंचायत से हारकर किशनलाल के मन में जयप्रकाश से बदला लेने की इच्छा उत्पन्न हो गई।
वो किसी भी हालत में जयप्रकाश से बदला लेना चाहता था। वो अपने तांत्रिक मामा के पास गया जो कि दूसरे गांव में रहते थे। उसने अपने मामा को पूरी बात बताई और कहा, मैं जयप्रकाश से किसी भी हालत में बदला लेना चाहता हूँ। तुम कुछ ऐसा करो जिससे वो मेरे पांव पड़े और मेरी ज़मीन भी मुझे वापस कर दे। और हाँ, ध्यान रखना, मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, जान माल का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस पर उसके मामा बोले, किशनलाल ठीक है, तू घर जा, मैं अपनी विधा से उसे तेरे कदमों में लाकर पटकूंगा। कुछ दिनों बाद जयप्रकाश की बेटी विमला का ब्याह हुआ और वो अपने ससुराल आ गई। दूसरे दिन मुंह अंधेरे ही उठकर वो गांव की महिलाओं के साथ दिशा मैदान को गई। तभी उसने देखा कि उसके बगल में एक भयानक शक्ल वाला साया बैठा हुआ था। वो बिल्कुल काला था, जो कद में लगभग 1.5 फुट का रहा होगा। वो चिल्लाते हुए वहां से भागी। सभी महिलाओं ने समझा कि कोई जंगली जानवर रहा होगा, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे भागे। वो नई नवेली बहू थी और उसे उस गांव के रास्ते की जानकारी भी नहीं थी, तो वो फिर उस जगह पर रुक गई। तभी उसने देखा कि वो भयंकर साया भी उसके सामने खड़ा है और उसे देखकर अपनी भयानक हंसी हंस रहा है। जब महिलाएं उसके पास आई और उससे भागने का कारण पूछा तो उसने कहा, वो देखो, वो क्या है, बहुत भयानक है। ऐसा डरावना जानवर कौन सा है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। महिलाओं ने कहा, क्या बोल रही हो, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सब ने कहा, हो सकता है कोई जंगली जानवर रहा होगा, उसे देखकर वो डर गई होगी, बात आई गई हो गई। शाम को बहुत गौशाला में दूध दो रहे थे। सभी उसने देखा, गाय जोर जोर से रंभाने लगी और उस पर लात और पूंछ मारने लगी। उसके साथ उसकी ननद भी आई थी। वो बोली, भाभी लगता है गाय आपको अनजान समझकर ऐसा कर रही है, आप छोड़ो, मैं दूध दूंगी। वो बोली, ठीक है। उसने दूध का डिब्बा अपनी ननद को दिया, लेकिन ननद के पास भी गाय वैसा ही कर रहे थे। उनका रंभाना और भी अजीब तरह से कान पूंछ हिलाना बंद ही नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा गाय के ठीक पीछे वही डरावनी शक्ल वाला साया उसको घूरे जा रहा है। वो डर के मारे बेहोश हो गई। उसकी ननद बहुत डर गई और वो भाग भाग कर अपने घर से अपने भाई को बुला लाई। तब उसके मुंह पर पानी के छींटे वगैरह देकर उसे होश में लाया गया। सबने समझा शायद थकान की वजह से कमजोरी हो गई होगी। अब तक गायों का रंभाना भी बंद हो चुका था, तो उसकी ननद दूध दुहने लगी। वो अपने पति के साथ घर आ गई। अब तो ये आए दिन की बात हो गई। वो रात सोने को जाती तो उसे लगता कोई उसकी कोठरी में वहीं पर है, यहाँ तक कि वो उसे अपने बिस्तर के अंदर भी दिखाई देता और वो कोठरी से बाहर भाग जाती। वो खेत में काम करने जाती तो वो उसके बगल में बैठ जाता, कभी उसके सामने बैठ जाता। वो जंगल जाती, वो किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता। वो जहाँ जाती वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। उसका खाना पीना सब कुछ हराम हो चुका था। वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगी, कभी खुद ही चिल्लाने लगती, कभी रोने लगती, कभी डर के मारे कहीं छुप जाती। हर समय कहती रहती कि मुझे वो दिखाई दे रहा है। फूल सी लड़की दिन पर दिन सूख कर कांटा हो गए थे। ससुराल वालों को लगा कि इनकी बेटी पागल है और इन्होंने इस पागल को हमारे गले बांध दिया। अब तो ससुराल वाले भी उसे मारने पीटने लगे। उसकी जिंदगी नर्क के समान हो गई। कई उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करता था। तब आज की तरह मोबाइल और टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, तो सूचना या तो पत्र के माध्यम से ही दी जाते थे
या फिर किसी आदमी के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था। उन्होंने एक आदमी को उस लड़की के मायके रवाना किया और संदेश दिया कि अपनी बेटी को लेने आओ। वो आदमी विमला के मायके पहुंचा और उसने उन्हें विमला की पूरी खबर सुनाई और विमला के ससुराल वालों का संदेश भी दिया। ऐसा सुनना था कि विमला के माता पिता अचंभित रह गए। मायके में शादी से पहले तो उनकी बेटी अच्छी खासी थी, फिर वहां जाकर उसे ऐसा क्या हो गया कि लोग उसे पागल कह रहे हैं। आनन फानन में विमला के बड़े भाई और पिता विमला के ससुराल पहुंचे। विमला के ससुर बोले, तुम्हारी बेटी पागल है, तुमने शादी से पहले ये बात छुपाई। अपने इस पागल बेटी को ले जाओ, इसने अपने साथ साथ हमारी भी जिंदगी नर्क बना डाली है। हम अपने बेटे का कोई दूसरा रिश्ता कर लेंगे। विमला के पिता ने कहा, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी पागल नहीं है, शादी से पहले तो आपने उसे देखा था। पर उन लोगों ने उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो इस पर विमला के पिताजी ने कहा, मैं अपनी बेटी का इलाज करवा लूँगा, बस मुझे कुछ समय दीजिए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तब उसके ससुर ने कहा, ठीक है, अपनी बेटी को ले जाओ और इसका इलाज कराओ। 6 महीने के अंदर अगर ये ठीक होती है तो ठीक है, वरना हम अपने लड़के की दूसरी शादी करा देंगे। जयप्रकाश, जो कि अपने झगड़ालू और घमंडी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, आज अपनी बेटी की दशा देखकर फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था, मैंने तो ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया, फिर मुझे ऐसी सजा क्यों मिल रही है। ऐसे ही रोते पीटते वो विमला को लेकर अपने गांव वापस आ गया। सारे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि विमला की शादी होते ही उसे पागल करार दे दी गया। विमला को देखकर कोई भी उसे पहचान ही नहीं पाया। गोरा चांद सा चेहरा मलिन हो चुका था। उसे गले लगाकर उसकी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। विमला हर किसी को देखकर डर रहे थे। वो बार बार कहती, देखो देखो वो खड़ा है, वहाँ देखो, वो मुझे मार डालेगा। वो हर समय ऐसे ही चिल्लाती रहती। एक दिन विमला के पिता ऐसे ही बैठे हुए थे, तभी उसकी माँ बोली, एक बार पूछ करवा कर देख लेते हैं, क्या पता किसी ने हमारी बेटी पर कुछ कर दिया हो। विमला के पिताजी भी राजी हो गए तो उसकी माँ बोल पड़ी, पड़ोस के गांव के बड़े जानकार पुचकार रहते हैं, चावल देखकर भूत भविष्य बताने वाले, उनके पास ही पूछ कर आने जाओ, सुना है कि वो सब सच सच बताते हैं। जयप्रकाश दूसरे ही दिन चावल लेकर पास के पुछियारे के पास गया। पुछियारे ने उसके चावल देखे और वो बोला, भूमि विवाद का मामला है, तुमने किसी की जमीन पर कब्जा किया है, वो नीची जाति का है, तुम्हारे ही गांव का है, उसने तुम्हारी बेटी के पीछे डग भूत लगा रखा है, वही उसे परेशान कर रहा है। देखो, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो उसकी ज़मीन लौटा दो और उससे माफ़ी मांग लो, इससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जयप्रकाश को तुरंत ही किशनलाल से हुए विवाद की याद आ गई, तो इस पर वो बोला, हाँ महाराज, गलती हुई है मुझसे, अब इसे सुधारूं कैसे। तो इस पर उस पुछियारे ने कहा, माफ़ी मांग ले जाकर, इसी में सबकी भलाई है। दूसरे ही दिन जयप्रकाश किशनलाल के घर पहुंचा। किशनलाल अपने घर की छत पर बैठा था। जयप्रकाश को देखकर बोला, अरे पंडा जी, आज इस नीच जात के घर वालों के नीचे कैसे आ गए। इस पर जयप्रकाश बोला, किशनलाल, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस कर दूंगा, पर तुमने जो मेरी बेटी के पूछे डग भूत लगा रखा है, उससे छुटकारा पाने का उपाय बता दो, नहीं तो मेरी बेटी पागल हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। इस पर किशनलाल बोला, अच्छा, तो तुझे पता चल गया, इतनी आसानी से मैं तुझे माफ़ कर दूं,
उस दिन भरी पंचायत में तूने मेरा अपमान किया था, उसका क्या? तो इस पर जयप्रकाश बोला, गलती हो गई किशनलाल, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, पर तुम मेरी बेटी को परेशान मत करो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो इस पर किशनलाल बोला, ठीक है, पहले तू सारी पंचायत के सामने मुझसे माफ़ी मांगेगा और फिर मेरी ज़मीन वापस करेगा, तब जाकर मैं तुझे माफ़ करूँगा। मरता क्या ना करता, जयप्रकाश ने भरी पंचायत में किशनलाल से माफ़ी मांगी। किशनलाल ने भी उसे माफ़ कर दिया और विश्वास दिलाया कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर वो अपने तांत्रिक मामा के पास गया और बोला, जयप्रकाश ने मुझसे माफ़ी मांग ली और मेरी ज़मीन भी वापस कर दी है, मेरा बदला पूरा हो गया। अब तुम उस डग भूत को वापस बुला लो और उसकी बेटी को ठीक कर दो। तब उसका मामा बोला कि तुम जयप्रकाश को मेरे पास भेजो, मैं उसे उपाय बताऊंगा। तब जयप्रकाश किशनलाल के मामा के पास गया तो वो बोला, तुझे एक पूजा करानी पड़ेगी जो कि अमावस्या के दिन आधी रात को होगी। उसके लिए तुझे किसी ब्राह्मण तांत्रिक से ही पूजा करानी होगी। उस पूजा को कराने के बाद ही तेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जयप्रकाश ने वैसा ही किया। तब उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके ससुराल वाले उसे सम्मान पूर्वक ले गए। अब जयप्रकाश बिल्कुल बदल गया है। उसे उसके बुरे काम का बहुत दंड मिल चुका था। उसके बाद उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।